नमस्कार दोस्तों, कृष्णा फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था मापन और मात्रक के बारे में। आज हम जो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गति, मोशन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मोशन। तो मोशन हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स। तो फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंदर गति को पढ़ा जाता है उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स की वो शाखा जिसके अंदर हम गति को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? मोशन को पढ़ते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। हिंदी में अगर हम कहें तो इसे यांत्रिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिकी। तो डेफिनेशन क्या कहेंगे? फिजिक्स की या भौतिकी की वह शाखा जिसके अंदर हम गति का अध्ययन करते हैं उसे यांत्रिकी या मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स। तो डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, भौतिकी यानी फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति को पढ़ा जाता है मैकेनिक्स कहलाती है। मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो मैकेनिक्स तीन तरीके से डिफाइन होती है। मैकेनिक्स जो है यानी यांत्रिकी जो है वो तीन तरीके से हम देखेंगे। मैकेनिक्स डायनामिक्स, काइनामैटिक्स और स्टैटिक्स। ये मैकेनिक्स की तीन ब्रांचें हैं। तो डायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं, काइनामैटिक्स में क्या पढ़ते हैं और स्टैटिक के अंदर क्या पढ़ते हैं? हम तीन तरीके की हम मैकेनिक्स को तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मैकेनिक्स में तीन ब्रांचें हैं, डायनामिक्स, काइनामैटिक्स और स्टैटिक्स। तो डायनामिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स के अंदर क्या है? हम गति का अध्ययन करते हैं लेकिन जो उसके ऊपर बल लग रहे हैं उन बलों का अध्ययन नहीं करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। यानी गति का तो अध्ययन करेंगे लेकिन उसके ऊपर कितने बल लग रहे हैं उन बलों का अध्ययन नहीं करेंगे, तो वो शाखा क्या कहलाती है? काइनेमेटिक्स कहलाती है। अब डायनामिक्स किसे कहते हैं? डायनामिक्स कहते हैं गति के साथ में बलों का भी अध्ययन करना। गति के साथ में बलों का भी अध्ययन करना क्या कहलाता है? डायनामिक्स कहलाता है। आइए हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर ये वस्तु गति कर रही है और इस गति करती हुई वस्तु के ऊपर जो बल लग रहे होंगे उन बलों का अध्ययन नहीं करेंगे। उन बलों का अध्ययन नहीं करेंगे। अगर हम बलों का अध्ययन नहीं करेंगे तो ये जो शाखा कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? काइनेमैटिक्स कहलाएगी। जबकि इस गति के साथ में मान लीजिए घूम रहा है पेन, मार्कर, और इस मार्कर के ऊपर कई फोर्सेस लग रहे हो, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं तो इसको ले जाने में कुछ बल लग रहा है, तो इसके गति को तो पढ़ेंगे, साथ में इसके ऊपर जो बल लग रहा है उस बल के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो वो शाखा क्या कहलाती है? फिजिक्स की, मैकेनिक्स की डायनामिक्स कहलाती है। स्टैटिक क्या कहलाती है भाई? स्टैटिक उसे कहते हैं, मान लीजिए कि जो वस्तु, स्टैटिक माने होता है स्थिर, एक जगह वस्तु स्थिर रखी हो। क्या रखी हो? स्थिर। हिंदी शब्द ही है स्थिर। डायनामिक्स का मतलब होता है चलना, यानी चलती रहे और उसके साथ में बलों का अध्ययन करें तो वो डायनामिक्स कहलाती है। स्टैटिक क्या कहेंगे? स्थिर। मान लीजिए एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर बल लग रहे हैं, इस टेबल को बलों को इधर खींचने का प्रयास कर रहा है, तो वस्तु स्थिर अवस्था में है। वस्तु कैसी है? स्थिर अवस्था में, और बल इसे खींचने की कोशिश कर रहा है, यानी स्थिरता के साथ में वस्तु गति में नहीं होगी, वस्तु जो होगी वो स्थिर होगी, और इसके ऊपर जो बल लग रहे होंगे उन बलों के साथ में हम अध्ययन करेंगे। तो ऐसी शाखा क्या कहलाती है? स्टैटिक्स कहलाती है। डायनामिक्स तो आप समझ ही गए होंगे। डायनामिक्स का मतलब क्या है? गति के साथ में बलों का भी अध्ययन करना, डायनामिक्स कहलाते हैं। जबकि गति के साथ बलों का अध्ययन ना करना क्या कहलाता है? काइनेमैटिक्स कहलाता है। स्टैटिक्स यानी वस्तु स्थिर रखी है और उसके ऊपर जो बल लग रहे हैं, तो वस्तु के साथ में जो बल लग रहे हैं उन बलों का जब हम अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? स्टैटिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टैटिक्स कहलाती है। तो ये तीन प्रकार से हम किसको पढ़ने वाले हैं? हम इनको पढ़ने वाले हैं। अभी हम देखेंगे
ये चीजों को अगर आप समझ गए हो तो अब देखेंगे अगला। अगला क्या है, सबसे पहले आप गति अगर पढ़ रहे हैं तो गति किसके सापेक्ष में हो रहा है। जैसे मान लीजिए, अब मैं आपसे उदाहरण से समझाता हूं सापेक्ष का मतलब क्या होता है। सापेक्ष क्या होता है, या संदर्भिक कह लो। सापेक्ष क्या होता है भाई, रिलेटिव, यानी आप किसके सापेक्ष में गति में है। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं, और उस ट्रेन में जब आप बैठे हैं और उस आपके साथ में एक दूसरा व्यक्ति भी यात्रा कर रहा है, तो उस सामने वाले व्यक्ति को आप स्थिर अवस्था में देखोगे। यानी क्या 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 कह सकता है वो, कि जो आदमी मेरे सामने बैठा है वो एक स्थिर अवस्था में, यानी उस आदमी के संदर्भ में आप चल नहीं रहे हो। जबकि ट्रेन के बाहर एक आदमी खड़ा है और ट्रेन चल रही है, आप ट्रेन में बैठे हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में उस जो आदमी नीचे खड़ा है उसकी सापेक्ष में आप गति अवस्था में है। तो गति क्या है, गति कुछ नहीं, एक पॉइंट यानी उस किसके सापेक्ष में बात कर रहे हैं वही गति है। मान लीजिए उदाहरण को समझिए, दो व्यक्ति है, ये बस है, इस बस के अंदर एक आदमी बैठा है, ये एक आदमी बैठा है और एक दूसरा आदमी इधर बैठा है। अब ये दोनों एक सीट पर ये बैठा है, एक सीट पर ये बैठा है, यानी इसके सापेक्ष में अगर हम बात करें इस आदमी के, तो ये वाला जो आदमी है वो क्या है, स्थिर अवस्था में। ये क्या चलता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं, तो ये स्थिर अवस्था, मतलब इसके सापेक्ष में ये व्यक्ति स्थिर अवस्था में और इसके सापेक्ष में ये व्यक्ति स्थिर अवस्था में। जबकि एक आदमी नीचे खड़ा है, और अगर हम इसकी बात करें, इस आदमी के सापेक्ष में अगर हम बात करें, तो ये लोग क्या होंगे, गति में है। तो इस आदमी जो आदमी नीचे खड़ा है इसके सापेक्ष में ये आदमी गति में है, जबकि इसके सापेक्ष में ये आदमी, तो गति और कुछ नहीं, एक दूसरे के सापेक्ष में होती है। अब हम बात करें सापेक्ष की, संदर्भिक रेफरेंस की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी संदर्भित फ्रेम के बारे में, यही रिलेशन, मतलब किसके सापेक्ष में ऐसा हो रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर हम बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो जड़त्वीय फ्रेम, जड़त्वीय फ्रेम, और दूसरी अजड़त्वीय फ्रेम, जड़त्वीय फ्रेम। दो तरीके से। जड़त्वीय फ्रेम को हम अंग्रेजी में कह सकते हैं इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। और ये क्या होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या है, इनर्शियल फ्रेम हम कह सकते हैं जहां पर एक्सीलरेशन जो है वो सेम रहे, यानी त्वरण जो है वो समान होना चाहिए, हर पॉइंट पर समान होना चाहिए। मान लीजिए एक ट्रेन जा रही है या बस जा रही है, ये ट्रेन है, इस ट्रेन में दो आदमी जा रहे हैं और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और चलती ही जा रही है 80 किलोमीटर की। तो इसका क्या होगा त्वरण, इसका त्वरण क्या होगा, इसका त्वरण तो अभी हम त्वरण को पढ़ेंगे कि त्वरण होता क्या है। वैसे मैं बता दूं कि वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं हम, त्वरण, यानी वेग में परिवर्तन हो जाए। क्या यहाँ वेग में परिवर्तन हो रहा है, 80 की रफ्तार से चल रही है तो 80 की रफ्तार से चलती चली जा रही ट्रेन और उसमें ये व्यक्ति बैठे हैं, तो क्या जब चेंज नहीं हो रहा वेग चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब त्वरण यानी एक्सीलरेशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, समान रह रहा है। जब एक्सीलरेशन समान रहे तो ऐसी फ्रेम को हम क्या कहते हैं, जड़त्वीय फ्रेम कहते हैं। यानी त्वरण जो है वो समान होना चाहिए। आप उस गाड़ी में बैठे हुए हैं, उस गाड़ी बिल्कुल समान रफ्तार से चल रही है, तो क्या उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए व्यक्तियों को ऐसा लगेगा कि कोई चल रहा है। हर जगह से कांच लगे हुए हो और कांच अगर गाड़ी में लगे हैं तो किसी को फील ही नहीं होगा, बिना झटका के गाड़ी चल रही है।
चल रही है, तो आपको कभी महसूस होगा ऐसा कि हम जमीन पे खड़े हैं या ट्रेन में खड़े हैं? जब बिल्कुल स्मूथ गाड़ी चलती जा रही तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि हम किसी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं। 80 की रफ्तार से आप भी भाग रहे हैं, 80 की रफ्तार से आपके साथ बैठा हुआ आदमी भी भाग रहा है, तो आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वेग चेंज हो रहा है। तो इस ऐसी फ्रेम को हम क्या कहते हैं? जड़त्वीय फ्रेम। जबकि यहां एसेलरेशन समान हो, यानी एसेलरेशन क्या हो? जीरो हो। यहां पर एसेलरेशन जीरो नहीं होगा, त्वरण जीरो नहीं होगा। क्या जीरो नहीं होगा? त्वरण। मान लीजिए आप बाजार में जा रहे हैं, बाजार में आप कार में बैठे हुए हैं, तो बार बार ट्रैफिक लगेगा तो बार बार तेज करोगे, बार बार स्लो करोगे। तेज और स्लो में क्या होगा? वेग में परिवर्तन हो रहा बार बार। वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? अपन त्वरण कहते हैं। मान लो आप 100 की रफ्तार से जा रहे थे, अचानक क्या आ गया? भीड़ आ गई, तो आप स्लो करोगे। फिर भीड़ में फिर थोड़ा सा साफ मिला आपको, तो आपने फिर एक्सीलेटर दबा दिया, तेज हो गया, फिर स्लो कर ली, तेज कर ली गाड़ी को। तो ऐसे क्या कहते हैं अपन इसको? इसी को तो त्वरण कहते हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसेलरेशन। एसेलरेशन किसे कहते हैं? परिवर्तन हो जाए किसमें? वेग में। तो वेग में परिवर्तन की दर को ही अपन क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और ऐसी फ्रेम जहां इसको क्या कहते हैं? जहां बार बार चेंज हो रहा हो, अजड़त्वीय फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? अजड़त्वीय फ्रेम। तो यहां पर पृथ्वी का जो घूर्णन है, ध्यान रखेंगे, पृथ्वी का घूर्णन ये किसके अंतर्गत आता है? ये पृथ्वी का जो घूर्णन है वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंतर्गत आता है। यानी हम कह सकते हैं कि वृत्तीय जो गति होती है, उस वृत्तीय गति किसके अंदर आती है? अजड़त्वीय या नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंतर्गत आती है। आइए अब हम देखते हैं इसके बाद कि गति कितने प्रकार से होती है। तो गति हम जानते हैं कि 3 डायमेंशन है। वैसे तो 3D का नाम सुना है आपने, है ना? मूवियां वगैरह आती है 3D, 3 डायमेंशन, 3 विमाओं में। तो एक हम कहते हैं एक विमीय गति, एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन, अंग्रेजी में कहेंगे 1 डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति। अब आप इसको समझ के देखेंगे थोड़ा सा। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये यहाँ पर जेड एक्सिस है। आप एक गाड़ी यहां से चलना शुरू हुए, बिल्कुल सीधी रेखा में, कहीं नहीं मुड़ रही है, जैसे बिल्कुल सीधी चली जा रही है, तो इसे कहेंगे अपन एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन। सीधी रेखा में चलती हुई गाड़ी कैसी कहलाएगी? एक विमीय गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक विमीय। अगर एक चींटी मान लीजिए चल रही है, बिल्कुल सीधी रेखा में चल रही है और उसका बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो रहा इधर की उधर, तो उसे अपन क्या कहेंगे? एक विमीय गति कहेंगे। तो क्या कहेंगे? किसी पिंड का एक ही दिशा में या एक ही रेखा में गमन को एक विमीय गति कहते हैं। द्विविमीय गति क्या कहलाएगी भाई? उदाहरण इसमें हमने बता दिया है। सीधी रेखा में चलती हुई ट्रेन या सीधी रेखा में गमन करती हुई कार या चींटी, कोई भी एक सीधी रेखा में जो जाए उसी को अपन क्या कहेंगे? एक विमीय गति कहेंगे। अब द्विविमीय गति किसे कहते हैं? द्विविमीय गति, तो द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन यहां लिख सकते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन यानी 2 डायमेंशनल मोशन क्या है? जैसे ये है बोर्ड, तो ये एक्स एक्सिस हो गई और इधर ऊपर की तरफ ये क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, यानी जो मैं लिख रहा हूं ये कैसे लिख रहा हूं? एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लिख रहा हूं। आगे भी बढ़ रहा हूं मैं, ऊपर नीचे भी हो रहा है मेरा हाथ, तो ये क्या हो रहा है? 2 डायमेंशन चल रहे हैं, 2 दिशाओं में गति कर रहे हैं। तो उसी को अपन क्या कहेंगे? एक समतल में गति करें। किसमें? किसी पिंड का
समतल में गति करना क्या कहलाएगा? दो विमीय कहलाएगा, द्विविमीय, टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, क्या होगा भाई? उदाहरण के लिए पेन से लिखना, पेन से लिखना, है ना। एक शराबी आदमी है, बार बार इधर उधर हो रहा है, डोल रहा है, क्या चल रहा है? वो दो दिशाओं में चल रहा है, कभी एक्स में जा रहा है, कभी वाई में जा रहा है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? टू डायमेंशनल मोशन। तो ऐसे उदाहरण जो आप समझ ही गए होंगे कि पेन से लिखना, एक शराबी का इधर उधर टहलना, तो ये सब उदाहरण कैसे कहलाएंगे? टू डायमेंशनल मोशन कहलाएंगे। अब थ्री डायमेंशनल मोशन यानी त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति तो क्या कहलाएगी? त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। किसी पिंड का तीनों दिशाओं में, है ना, तीनों अक्षों पर, तीनों अक्षों में गति करना, गति करना मतलब अब थ्री डायमेंशनल को समझने का प्रयास करना। जैसे मान लो ये ऐसे नहीं है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा, ये इस तरीके से है, ये 90 डिग्री में है, ये क्या है? 90 डिग्री में। देखिए मैं ये बना के दिखा रहा हूं आपको, ये 90 डिग्री में है, तो ये वाला जो है यहां पर, ये इस तरीके से, अगर हम देखें ये तीनों को मिला दिया तो ये क्या है? 90 डिग्री है। ये इसके इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा, इसका इसके साथ 90 डिग्री का कोण बन रहा, इसका इसके साथ 90, कहीं भी कर लो आप ऐसे, तो सब में 90 डिग्री का। तो ये जो डायमेंशन कहलाते हैं, ये जो कहलाता है, ये देखिए पूरा एक स्पेस बन गया है। इस स्पेस को अपन क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशनल, तीनों एक्स वाई जेड, है ना। और इसमें मोशन करना यानी गति करना, इसमें मोशन करना यानी गति करना क्या कहलाता है? तीनों अक्षों पर। जैसे तितली का उड़ना, तितली का उड़ना यानी पक्षियों का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, एरोप्लेन का उड़ना, हवाई जहाज का उड़ना, है ना। तो ये तीनों दिशाओं में उड़ते हैं, एक्स में भी चले जाते, वाई में भी चले जाते, जेड में भी जा रहे हैं, तो ये क्या है? त्रिविमीय। अच्छा मैंने आपको गति नहीं बताया कि गति क्या होती है। गति क्या होती है भाई? समय के साथ परिवर्तन होना, समय के साथ वस्तु में विस्थापित हो जाना। मान लो अभी वस्तु यहां रखी है, कुछ समय बाद वस्तु यहां हो जाए, तो इसी को क्या कहेंगे अपन? गति कहेंगे। समय के साथ वस्तु में परिवर्तन आ जाना ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। हमने तीन तरीके की गति देखी, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। इसके बाद अब अगर हम देखें तो जैसे आपने देखा होगा रेखीय गति, रेखीय गति यानी बंडी, बंडी, बंडी 2D 3D, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। तो आप देखेंगे ध्यान से, गति तीन प्रकार से और बताते हैं हम आपको। गति के प्रकार जो है वो तीन प्रकार से बताते हैं। गति के प्रकार, तो गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, ऋजु रेखीय गति यानी रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, वही बंडी जैसा, एक सीधी रेखा में अगर कोई भी वस्तु या पिंड गति कर रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे? ऋजु रेखीय गति कहेंगे। दूसरा वृत्तीय गति, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। तीसरा वृत्तीय गति हो गया, दोलन गति, दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। कौन कौन सी गति देख रहे हैं? ऋजु रेखीय गति जो कि एक दिशा में सीधी रेखा में अगर कोई भी वस्तु गमन करती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? ऋजु रेखीय गति कहते हैं।
वृत्तीय गति किसे कहते हैं? वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो वृत्तीय गति या इसी को अपन घूर्णी गति कह सकते हैं, रोटेशनल, है ना, घूर्णी गति। तो देखो वृत्तीय गति क्या होती है? क्या कार से जो पहिया चल रहा है वो वृत्तीय गति है? नहीं, वृत्तीय गति के साथ में और भी उसमें लीनियर भी चल रहा है। तो वृत्तीय गति किसे कहेंगे अपन? एक एक्सिस पर मान लीजिए आपने एक साइकिल का टायर खोल लिया और टायर को खोलने पे आप देखते हो वो रिम सीधा करता है। रिम जब सीधा करता है, जब जब गाड़ी का जैसे साइकिल का रिम टेढ़ा हो जाता है तो उस रिम को सीधा करने के लिए साइकिल सुधराने जाते हैं तो वो क्या करता है? सीधा करता है कि नहीं? तो वो घुमाता है उसको बार बार। वो क्या हो रही होती है? रोटेशनल मोशन हो रहा होता है। क्या हो रहा है? एक ही अक्ष पर घूमना, एक ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? रोटेशनल मोशन कहलाता है, घूर्णी गति कहलाती है। क्लियर हुआ? रोटेशनल मोशन, एक ही अक्ष पर घूमना रोटेशनल मोशन कहलाता है। ठीक है। दोलन गति क्या है? आपने एक घड़ी देखी होगी, वो घड़ी इधर से इधर जाता है, इधर से इधर आता है ना। लोलक जो आता है दोलन करता है, वो क्या करता है? यानी इनिशियल पॉइंट पर फिर से आ जाना। ठीक है। क्या होना? जब कोई पिंड समय के साथ निश्चित अंतराल में एक निश्चित बिंदु से बार बार आगे पीछे होता है, एक निश्चित बिंदु से, मान लीजिए ये इस तरीके से लटका होना चाहिए था, ये थोड़ा इधर जाएगा, इसके बाद फिर वापस आके यहाँ आएगा, यानी आगे पीछे होना, इसी को क्या कहते हैं अपन? दोलन गति। इस तरीके से ये गया ये आया, ये गया ये आया, या आप ऐसे ऐसे कर दो, ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार की दोलन गति है, ऑसिलेटरी मोशन है। तो डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें ऋजु रेखीय गति तो आप लिख सकते हो, जब कोई पिंड या कण जब कोई पिंड या कण सीधी रेखा में चलता है तो उसे अपन ऋजु रेखीय गति कहते हैं। दूसरा उदाहरण के लिए सीधी रेखा में चलती हुई कार, वृत्तीय गति अगर आप लिखना चाहो तो क्या है? जब कोई कण या पिंड वृत्ताकार पथ पर अपनी ही एक्सिस या अपनी ही धुरी पर घूमता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। दोलन गति को क्या है? जब कोई पिंड ये समय के साथ निश्चित अंतराल में एक निश्चित बिंदु से बार बार आगे पीछे होता है तो अपन उसे क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। तो ये इस प्रकार से तीन प्रकार की हमने क्या पढ़ी? गति पढ़ी। आइए अब थोड़ा सा हम दूरी और विस्थापन को समझते हैं कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। तो देखिए दूरी क्या होती है भाई? आपके द्वारा जितना पथ चला जाए वो ही क्या कहलाता है? यूनिट टाइम में, इकाई समय में आपके द्वारा तय किए गए पथ को ही क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। मान लीजिए आप यहां हैं और यहां से इस तरीके से आप घूमते हुए यहां पहुंचे इस जगह पर। कहां से? इस जगह से। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी दूरी कहलाएगी। जबकि अगर मैं बात करूं विस्थापन की तो विस्थापन इकाई समय में दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं अपन? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन छोटा होता है। विस्थापन ये नहीं चाहता है घूम के आना, नहीं, बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता, क्या? विस्थापन कहलाता है। तो देखो भाई दूरी और विस्थापन, दूरी समझ में आया? क्या कहेंगे दूरी को? कुल तय किया गया पथ, है ना। इधर एक तरफ मैं दूरी को समझा रहा हूं, दूसरी तरफ हम विस्थापन को समझेंगे। इसे अंग्रेजी में डिस्टेंस कहते हैं और इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट। देखिए अब दूरी इकाई समय में तय किया गया पथ, इकाई समय में तय किया गया पथ क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। यानी दूरी क्या है? दूरी हम कह सकते हैं कि कुछ समय में जितनी दूरी चल ली उसी को अपन ने क्या बोल दिया? दूरी कह दी। मान लो एक आदमी यहाँ खड़ा है और वो घूमते हुए ऐसे 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 इतना और आकर वापस यहाँ आ गया तो अपन क्या कहेंगे कि
कि दूरी उसने इतनी चल ली। ठीक है, अब मैं एक तुम्हें बढ़िया उदाहरण बताता हूँ। एक उदाहरण से और अच्छे से आपको दूरी और डिस्प्लेसमेंट में क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से, ये एक पॉइंट पर आदमी खड़ा है और यहां पहुंचना चाह रहा है। तो यहां ये है 3 मीटर और ये है 4 मीटर। तो दूरी यहां से चला आदमी, ऐसे आया और यहां आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि उसने दूरी कितनी चल ली? तो आप कहोगे कि दूरी 7 मीटर चल ली। कितनी चल ली? 7 मीटर। जबकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन तो मिनिमम शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, है ना, कम से कम दूरी दो बीच के बिंदुओं को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन कितना होगा? अब ये तो हमने ये 90 डिग्री का कोण है, तो पाइथागोरस से आप निकालोगे तो यहाँ की वैल्यू 5 मीटर आएगी। तो विस्थापन कितना होगा? 5 मीटर होगा। तो समझ में आया विस्थापन क्या है? The shortest length between 2 points is called displacement, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट, अब जैसे और उदाहरण समझते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड और दूरी से रिलेटेड। मानिए, समझिए यहां से लेकर यहां तक 100 मीटर है, ए से लेकर बी तक। मैं कहूं दूरी कितनी है? 100 मीटर है। मैं कहूं दूरी कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 100 मीटर। मैं कहूं विस्थापन कितना है, तो आपका उत्तर होगा 100 मीटर, क्योंकि यहां से यहां गया 100 मीटर। अब मान लीजिए कि ये आदमी लौटकर यहां आधे रास्ते पर आ गया, सी पॉइंट पर, तो कितना? 50 यहां से गया। अब दूरी क्या होगी? तो अब देखो दूरी कितना चल ली उसने? 100 मीटर गया और वापस 50 मीटर आ गया, तो कितनी चल ली उसने? 150 मीटर चल ली। 100 मीटर गया, 50 मीटर लौटकर यहां तक आ गया, तो कितनी चल ली उसके द्वारा? 150 मीटर जो है उसके द्वारा चला गया। आगे अगर हम देखें विस्थापन की, अगर हम बात करें तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन की अगर हम यहां पर बात करें तो देखो, यहां तक गया और यहां वापस आ गया, इसका मतलब 100 मीटर में से 50 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में चल गया, ये विपरीत डायरेक्शन में चल गया है। और कितना? तो 50 मीटर इसका विस्थापन होगा, क्योंकि इस पॉइंट से यहां आ गया है, तो यहां से यहां कम दूरी कितनी हुई? 50 ही तो हुई। तो ये क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। तो हम दो बातें तो क्लियर हो गई कि दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है या दूरी विस्थापन से कम हो सकता है। क्या विस्थापन ज्यादा हो सकता है? क्या विस्थापन दूरी से ज्यादा हो सकता है? नहीं, विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। विस्थापन दूरी से ज्यादा नहीं होगा। अभी उदाहरण से ही हमने समझा भाई, दूरी देखो बराबर बराबर है, 100 मीटर दूरी और 100 मीटर विस्थापन। जबकि दूरी अगर हम देखें तो दूरी अगर हम देखें यहां पर देखो, दूरी तो 150 मीटर, क्योंकि उसने 150 मीटर चल लिया, लेकिन विस्थापन दो बीच के बिंदुओं की कम से कम दूरी होती है, तो ये कितना हो गया? 100 में से 50 घटा देंगे तो कितना बचा? 50 मीटर। मान लीजिए तीसरा पॉइंट समझो, अब बिंदु पर ये खिसक के कहां आ गया? यहीं लौट के वापस आ गया, तो दूरी कितनी चल ली? 100 मीटर गया, 100 मीटर आया, तो दूरी हो गई 200 मीटर। जबकि विस्थापन कितना हो गया? तो उसी पॉइंट पर वापस आ गया, मतलब विस्थापन कैसा हो गया? 0 हो गया। विस्थापन 0 हो गया। तो हमें दो बातें तो समझ में आ गई कि विस्थापन जो है वो 0 हो सकता है, दूरी के बराबर हो सकता है या दूरी से कम हो सकता है। तो विस्थापन के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि विस्थापन दूरी से कम हो सकता है या दूरी के बराबर हो सकता है या विस्थापन 0 हो सकता है। अब मान लो यहां इस तरफ और चला गया तो विस्थापन नेगेटिव हो जाएगा। विस्थापन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये विस्थापन धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और 0 होता है। अब मान लीजिए कि एक बिंदु है, एक वृत्त है, एक वृत्त से भी आप समझ के देखें, ये वृत्त है, इस बिंदु से चला और इस बिंदु तक आया, इसकी त्रिज्या है r। क्या है त्रिज्या? r त्रिज्या है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि अगर यहां तक आया तो उसने दूरी कितनी चल ली?
यानी हाफ सर्कल कवर कर लिया है। पूरा सर्कल कितना होता है 2πr, लेकिन चला कितना, आधा चला, तो कितना बचा, πr बचा। कितना बचा, πr। तो दूरी हो गई कितनी, πr। लेकिन मैं विस्थापन की बात करूं कि विस्थापन, तो भैया विस्थापन तो शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहां से यहां तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी r कहलाती, यानी ये त्रिज्या है, और परिधि से यहां तक ये भी r, यानी r और r कितना चला, तो विस्थापन यहां पर कितना हो जाएगा, विस्थापन यहां पर 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2r। मान लो अगला पॉइंट समझाए, अगला पॉइंट मान लीजिए यहां से आदमी चला और फिर कहां आ गया, यहीं, तो विस्थापन तो दूरी तो हो जाएगी 2πr। पूरा सर्कल घूम जाए तो परिधि क्या होती, 2πr, जबकि विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितने भी चक्कर लगा ले और उसी पॉइंट पर खड़ा हो जाए तो विस्थापन 0 होगा, जबकि जितने बार घूम जाएगा उसका उतना गुना दूरी हो जाएगी। तो ये दूरी और विस्थापन। आइए अब हम इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि क्या, इतनी बातें आप दूरी और विस्थापन से समझ गए होंगे। तो इकाई समय में यानी कुल तय पथ की दूरी, कुल, तो डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, कुल तय पथ की दूरी, यानी पूरे रास्ते में जितना चला है वही क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। जबकि विस्थापन क्या होगा, दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, को विस्थापन कहते हैं। अब एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर हो सकती है। विस्थापन क्या हो सकता है, दूरी हमेशा धनात्मक होगी, हमेशा धनात्मक होगी, जबकि विस्थापन 0 यानी शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसका मतलब ये दिशा पर निर्भर नहीं करती ये दूरी, ये अदिश है, किस दिशा में जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहां हमने बताया कि इधर की तरफ गया फिर वापस लौट के आया तो माइनस साइन लिया हमने, यानी ये क्या है, विस्थापन दिशा के ऊपर निर्भर कर रही है। तो ये कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। क्या डेफिनेशन ये हमने मापन में पढ़ चुके हैं कि सदिश क्या है, अदिश क्या है। यानी सदिश क्या है, वे राशियां जिन राशियों को दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं, और ऐसी राशियां जिन राशियों को केवल परिणाम की आवश्यकता होती है अदिश राशियां कहलाती है। इसको दिशा की भी जरूरत है, परिणाम की भी जरूरत है। मान लो हम कहें कि ये पूर्व दिशा में 4 मीटर खिसका, तो इसे किसकी जरूरत पड़ी, दिशा की भी जरूरत पड़ी और परिणाम, यानी 4 परिणाम हो गया, परिमाण कह लो, परिणाम कह लो, और दिशा की भी आवश्यकता पड़ गई। तो ये क्या राशियां क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। अच्छा, काय में नापते हैं तो पता है कि दूरी एक प्रकार की दूरी लंबाई है, और लंबाई को काय में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। इसे काय में नापेंगे तो ये भी एक प्रकार की दूरी है, तो इसे भी हम मीटर में नापेंगे। और ये दूरी हो गई, और ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो विस्थापन शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, मीटर में नापा जाता है। अब इनसे ही बनती है चाल और चाल और वेग। तो चाल और वेग को समझेंगे भाई ध्यान से। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। कहते ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इकाई समय है। तो है 1 घंटे की तो बात कर रहे हैं कि इकाई समय मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रही है, तो ये क्या कहलाई, चाल कहलाई। इकाई समय में यानी 1 घंटा या 1 मिनट या 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। वेग क्या कहेंगे, वेग
विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यानी विस्थापन में, यानी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाए, कितने समय? इकाई समय में। मान लीजिए 1 सेकंड में वस्तु यहां से यहां आ गई, इसी को अपन क्या नाम दे देंगे? वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? वेग। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसे स्पीड यानी चाल क्या है? स्पीड। और इसे अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है, यानी चाल क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। दूरी काय में नापी जाती भैया? मीटर में नापी जाती है। समय काय में नापा जाता है? सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो गया। जबकि अगर हम यहां बात करें वेग यानी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है? विस्थापन बटे समय। अभी हमने बताया कि विस्थापन मीटर में नापा जाता है और समय को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। स्पीड, वेलोसिटी। अब ये एक कैसी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है। दूरी अदिश है और दूरी यहां आई तो यहां भी अदिश। ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। ये धनात्मक होगी हमेशा और ये शून्य हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है और धनात्मक हो सकती है। क्लियर है? वेग, स्पीड और चाल। स्पीड में परिवर्तन आ जाए, किस में परिवर्तन आ जाए? विस्थापन में परिवर्तन हो जाए, तो उसी को अपन क्या कहेंगे? वेलोसिटी यानी वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? अच्छा, स्पीड को काय से नापते हैं हम? तो स्पीडोमीटर से। किससे नापा जाता है? स्पीडोमीटर। ये ध्यान रखेंगे, स्पीड को नापने का जो यंत्र है वो स्पीडोमीटर है। क्या है? स्पीडोमीटर है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद आपको बताएं त्वरण क्या होता है। तो यहां से आप समझेंगे वेग से। त्वरण, त्वरण क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। दर मतलब समय, समय के साथ वेग में परिवर्तन हो जाए। किसके साथ? समय के साथ। मान लीजिए एक गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने अगले 10 सेकंड में, अगले 10 सेकंड में एक्सीलेटर पर पांव रख दिया और इसी रफ्तार को बढ़ा दिया 80 किलोमीटर पर घंटा। तो ये क्या हो गया? ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो यही जो परिवर्तन हुआ वेग में, इसी को अपन कहते हैं त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण यानी अंग्रेजी में एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन ए से डिनोट करते हैं और वेग में परिवर्तन यानी डीवी बटे टी, है ना? डीवी बटे डी टी। तो या दूसरा तरीका से लिखेंगे तो त्वरण बराबर वेग बटे समय, वेग बटे समय। और वेग काय में नापते हैं भैया? अभी लिखवाया हमने मीटर पर सेकंड में। 1 सेकंड और है तो यहां गुणा हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है। मान लीजिए स्पीड बढ़ रही है, बढ़ते चली जा रही है, तो वो कहलाता है त्वरण। दूसरा होता है मंदन। मंदन माने आप गाड़ी से स्पीड में जा रहे हैं, आपने एकाएक ब्रेक लगा दिया, तेज रफ्तार से स्लो रफ्तार हो जाना, वो मंदन कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है अंग्रेजी में। क्या कहलाता है? रिटार्डेशन कहलाता है। तो ये त्वरण कैसी राशि है? तो त्वरण एक सदिश राशि है।
कैसी राशि है? सदिश राशि है, यानी इसे भी परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो रिटार्डेशन यानी त्वरण 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? दूरी, चाल और परिभाषाएं देखी। चाल की परिभाषा क्या है, वेग की परिभाषा क्या है। आइए अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं गति के, अब हम देखेंगे गति के समीकरण। तो गति के कितने समीकरण हैं? गति के 3 समीकरण हैं और सबसे ज्यादा सवाल जो आते हैं डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल यानी सवाल पूछते हैं इसके ऊपर कि सवाल आ जाएगा भाई। और बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि किस समीकरण का प्रयोग कहां पर करें। तो आइए आज हम देखेंगे और जानेंगे कि किस समीकरण का प्रयोग किस सवाल में किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम गति के समीकरण देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? गति के समीकरण। अब इनको ड्राइव नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें ड्राइव की आवश्यकता नहीं है कि आए कहां से है ये। अब डायरेक्ट हम लिखवाएंगे गति का पहला समीकरण। गति का पहला समीकरण होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी हम बता देंगे कि v क्या है, u क्या है। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? s इज इक्वल टू एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा गति का समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये गति का तीसरा समीकरण है। यहां पर u क्या है? तो u है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। v क्या है? तो v है अंतिम वेग, अंतिम वेग। a क्या है? a यहां त्वरण है। t क्या है? t यहां समय है। और s क्या है? s यहां विस्थापन है। s क्या है? यहां पर विस्थापन है। s यहां पर विस्थापन है। तो देखिए u जहां जहां मतलब प्रारंभिक वेग। अब सवाल में एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है तो शुरुआत में जो वेग है वो क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि गाड़ी तो स्टार्टिंग पॉइंट पर रखी हुई है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर उसका वेग क्या होगा? 0 होगा। तो कब जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो वेग 0 होगा। अगर वो कहे कि गाड़ी रुक गई जाकर, तो रुक जाने पर क्या हो जाएगा? फाइनल वेग 0 हो जाएगा। कौन सा वेग? फाइनल वेग 0 हो जाएगा। एक आध सवाल देखते हैं हम इसके ऊपर कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और फिर हम इसको करके देखते हैं। तो मैं सवाल बोर्ड पर लिख दे रहा हूं और इसके बाद आपको बताएंगे कि कहां पर क्या प्रयोग करेंगे। जैसे किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से, किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से, किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 मीटर प्रति सेकंड से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है ना। किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित किया जाता है। 5 सेकंड बाद इस वस्तु का वेग क्या होगा? 5 सेकंड बाद इस वस्तु का वेग क्या होगा? वेग क्या होगा? इस वस्तु का वेग क्या होगा? देखिए इस वस्तु का वेग क्या होगा। तो आप यहां पर चेक करें, यहां पर हम देखेंगे, यहां देखो किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड से त्वरित किया जाता है। यानी यहाँ क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे पता चला कि ये ए दिया है? भाई इसकी या तो यूनिट से पहचान जाओ आप कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका वो होता है, और यही क्या है? त्वरण है। ठीक है। इसके बाद टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है?
टाइम दिया है 5 सेकंड। कितना दिया है? 5 सेकंड। ठीक है, तो किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड से त्वरित किया। दो चीजें हमें मिल गई। क्या पूछ रहा है? इस वस्तु का वेग क्या होगा, यानी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइनल वेग क्या होगा। u विराम स्थिति पे है तो क्या होगा? 0 होगा। तो बताओ कौन सा समीकरण लगाएं, कौन कौन कहां पर मिल रहा है हमें? पहले समीकरण में दिख रहा है, दूसरे में मिल रहा है या तीसरे में? अगर हम दूसरा लगाएं, क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट है? नहीं है। तीसरा लगाएं तो क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास? नहीं है, यानी विस्थापन नहीं है। इस सवाल में कहीं विस्थापन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो हम कौन से सवाल पर जाए? समीकरण पर जाए। पहले समीकरण पर चलते हैं। पहला समीकरण क्या है? v बराबर ut प्लस v बराबर u प्लस at। तो v कितना है? v हमें निकालना है। u कितना है? 0 है। a कितना है? 5 दिया है। समय कितना है? 5 है। तो क्या आ जाएगा? v बराबर 25 मीटर पर सेकंड। ये इसका फाइनल वेग होगा 5 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद इसका जो वेग होगा वो कितना होगा? 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल आते हैं। और भी सवाल हम कल करेंगे। आज के लिए कल मैं इनको और डिस्क्राइब भी करूंगा। आज के लिए इतना काफी है। और आप जो है ऐसे सवालों को इन समीकरण के माध्यम से सॉल्व करके देखें। बाकी कल हम और इसको डिटेल में करेंगे। धन्यवाद।